तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हम आज का अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न हुए मोहित अवस्थी और रीना धाकड़ जी ने भेजे हैं। दोनों लोग जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आज मैथ के कुछ प्रश्न भी हमको मिल गए हैं। फिर कंप्यूटर में क्या पूछा गया है और रीजनिंग में क्या कैसा रहा है आज का लेवल थर्ड शिफ्ट का, तीनों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे जहां पर आपको फ्री में हम एसएससी जीडी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अंतिम दिन तक हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं और एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से हम कराने वाले हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन है? सही आंसर आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार है। ये भी याद रखना है कि पहली संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वो भी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। ठीक है, इसके अलावा 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दक्षिण भारत की कर्नाटक परंपरा में शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीतों के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, मृत्युदंड का क्षमादान कौन कर सकता है, यानी कि मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, जब कोर्ट द्वारा किसी अपराधी को मौत की सजा दी गई हो तब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का उपयोग करके उसके मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है और राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा प्रदान की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है मृत्युदंड को समाप्त करने की? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुलिवर ट्रेवल्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है। आज दो पुस्तकें पूछी गई हैं, एक आपकी जो हिस्ट्री की पुस्तक पूछी गई है और एक आपकी जो है गुलिवर ट्रेवल्स ये पुस्तक पूछी गई है। दोनों पुस्तकों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। देखिए, स्विफ्ट का सबसे बड़ा व्यंग गुलिवर ट्रेवल्स 1726 में प्रकाशित हुआ था। यह अनिश्चित है कि उन्होंने यह काम कब शुरू किया था, लेकिन उनके पत्राचार से ऐसा प्रतीत होता है कि 1721 से लेकर के 1725 तक में उन्होंने अपना यह जो उपन्यास है गुलिवर ट्रेवल्स वो उनके द्वारा लिखा गया था। आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी भी होगी किसी न किसी बुक्स में, जो आपकी कक्षा 5, 6, 7, 8 की बुक्स होती थी उनमें कहीं ना कहीं ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी गुलिवर्स वाली। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एग्जाम ऐसे देखा होगा शुरू से लास्ट तक, तो आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि ये बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। ये पहले भी हम अपने एग्जाम एनालिसिस में इस प्रश्न के बारे में बता चुके हैं। तो 86वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। देखिए कुछ जानकारी, कब जोड़ा गया था, इससे पहले यही पूछा था कि कब जोड़ा गया था। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया, जिसने कि शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है ना, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 89वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था उसके द्वारा इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है? ये दूसरी पुस्तक आज की पूछी गई है। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया था। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी देख लीजिए। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में, ये भी पूछा जा चुका है। अकबर के शासन का इतिहास कितने खंडों में अकबरनामा में लिखा गया? तो 3 खंडों में लिखा गया है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईन अकबरी के रूप में भी जाना जाता है। तो आईन अकबरी के लेखक भी वही हैं जिन्होंने अकबरनामा को लिखा, यानी कि अबुल फजल। जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल का एक अन्य
महत्वपूर्ण कार्य रुकात था जो अकबर एवं अन्य समकालीन राजकुमार के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो अकबर थे और उनके राजकुमार जो भी पत्राचार व्यवहार करते थे उनका संग्रह भी अबुल फजल के द्वारा किया जाता था। अब आपको ये किताबें याद रखनी, जैसे कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो बाबरनामा स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उसके बाद में तुझके बाबरी किसके द्वारा लिखी गई, और आपका हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ये सारे प्रश्न आगे रिपीट होंगे, आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन किताबों को आपको अच्छे से याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है। जो भारतीय संविधान का 108 अनुच्छेद है उसमें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में बताया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विभेद के हल की प्रक्रिया पर निर्धारित करता है। यानी कि मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में कोई अगर मान लीजिए विभेद हो गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। समाप्ति की तिथि आपसे पूछी है, तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हो गई थी। देखिए, इसका लक्ष्य कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए। आपके इसी एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो देखिए, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास जो है, ये इसका मोटो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। कार्यकाल क्या था, तो 2012 से 2017 तक इसका जो है कार्यकाल रहा है। 2012 में शुरू हुई थी और 2017 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम आपकी पंचवर्षीय योजना थी। यह प्रश्न भी आपका एसएससी सीजन में पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो वो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2012 से 17। इसका मोटो आपको जरूर याद रखना है, आगे भी पूछा जाएगा। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और गोल्डन फाइबर यानी जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत की बात करें तो भारत में आपका पश्चिम बंगाल है। और अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में आपका बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपको याद रखना है, आगे प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। दो प्रश्न आज आपके साइंस के भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें पादप वर्ग का जो है उभयचर कहते हैं। और ये एमपी पुलिस के एग्जाम में ये बार बार प्रश्न आ रहा था। तो यहाँ से हो सकता है आपके जो जंतु जगत है और आपका जो पौधों वाला जो आपका बायोलॉजी है, ये सब आपसे आगे पूछी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है आपको, जंतु जगत को और आपके इसको आपको पढ़ करके, जब पादप जगत, इन दोनों को आपको पढ़ करके जाना है। देखिए, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, रहते तो मिट्टी में हैं, लेकिन इनको यौन प्रजनन वगैरह करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि मिट्टी का भी उपयोग करते हैं, पानी का भी उपयोग करते हैं, और दोनों का उपयोग करने की वजह से इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में की गई है। कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है। डीपीएसपी के बारे में पूछा है, अनुच्छेद 36। वैसे अगर बात करते हैं मौलिक, अगर आप उसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपसे डीपीएसपी की बात की गई है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 में यह बात कही गई है। देखिए, अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का हिस्सा है। यह परिभाषित करता है कि निर्देशक सिद्धांत, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, का पालन करने के लिए राज्य क्या है, यानी कि राज्य क्या है, इसकी परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। ठीक है, और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत राज्य का वही अर्थ होगा जो आपका अनुच्छेद 36 में कहा गया। ठीक है, यानी कि आपका आर्टिकल 12, जो आपका आर्टिकल 12 और जो आपका आर्टिकल 36 है, ये दोनों एक ही बात के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का अंत 1829 में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। देखिए कुछ जानकारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक, याद रखना कौन से समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। कब, 4 दिसंबर 1829 को जो आपका ये ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इससे पहले हम एग्जाम एनालिसिस में करा चुके हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 15 नवंबर को ये प्रश्न पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा उभयचर जंतु है? आपको ऑप्शन में बहुत सारे दिए गए होंगे, ऑप्शन में मेढक भी दिया गया था। तो मेढक जो है वो उभयचर जंतु, उभयचर का मतलब होता है यानी वो पानी में भी रहता है और आपका जमीन पर भी रहता है, इसलिए हम इसे उभयचर मानते हैं। देखिए, उभयचर कशेरुकी का एक विविध वर्ग है जो आमतौर पर 4 पैर वाले होते हैं, ठीक है, और ठंडे खून वाले। ये प्रश्न पूछा गया है कि उभयचर का रक्त कैसा होता है, तो वे ठंडे खून वाले होते हैं। इनमें 3 मुख्य समूह शामिल है। कौन कौन से? मेढक और टोड, ये भी आपके उभयचर हैं। सैलामेंडर भी आपका उभयचर है, और न्यूट्स, ये तीनों जो है वो आपके उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में मेढक दिया गया था, तो मेढक आपका सही आंसर हो जाने वाला है। कम समय में सटीक और सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में भी ज़्यादा समय है नहीं खराब करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप कम समय में पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। सारा हम आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। डेयरी उद्योग में उपयोग में आने वाला लैक्टिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये हल्का सा कड़वा होता है, ठीक है। अब लैक्टिक अम्ल से आगे प्रश्न क्या आ सकता है? तो जब हमको थकान होती है, तो हमारी थकान जब होती है तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है? तो वो यही लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। ये प्रश्न आगे पक्का बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, विधान परिषद का सत्र कौन आहूत करता है? तो विधानसभा हो या विधानमंडल हो, सबका सत्र अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल इसका आहूत करता, राज्यपाल बुलाता है। वहीं केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। देखिए, विधानसभा में सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 174 में दिए गए हैं। इसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा यह जो है अधिवेशन बुलाया जाएगा। और यह आर्टिकल 174 में दिया गया है। आर्टिकल 174 में संविधान में बताया गया है कि राज्यपाल यह चाहेगा कि कब और किस स्थान पर जो है यह अधिवेशन बुलाना है, ठीक है। और केंद्र में राष्ट्रपति ऐसा करता है। आगे बढ़िए, इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपके बिरजू महाराज दिए गए होंगे। बिरजू महाराज कई बार 2-3 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। कथक नृत्य से कौन संबंधित है? बिरजू महाराज, ठीक है। देखिए, कथक नृत्य की अगर हम बात करें तो कथक नृत्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैली के रूप में कथक नृत्य जो है वो आपका विश्वविख्यात नृत्य है, और बिरजू महाराज को कथक नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर हुआ। करंट अफेयर के बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं, तो करंट अफेयर की ओर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए, बात कंप्यूटर की करते हैं तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। एमएस एक्सेल 365 से 3 प्रश्न हैं, इंटरनेट के 1 प्रश्न, एमएस वर्ड से 2 प्रश्न, शॉर्टकट की से 2 प्रश्न और ईमेल से 2 प्रश्न। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर में आ रहे हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनसे बाहर प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में कुछ सवाल हमारे पास में लिख करके भेजे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है यदि उनका महत्तम समय पड़ता है, यानी कि HCF अगर उनका 8 है तो LCM आपको बताना है कि इसका LCM क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में A/B जो है आपका 2:3 दिया है, B/C 4:5 दिया है, तो A/C क्या होगा ये आपको बताना था। जो भी आपसे सवाल बन जाए कमेंट बॉक्स में उनका आंसर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को फायदा हो सके, ठीक है। उसके बाद में है A की I B की I की 5 गुनी है, B की I जो है वो C की I की 6 गुनी है, तो ABC का अनुपात क्या होगा यह आपसे पूछा गया था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा भेजा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में आज आपसे समकोण त्रिभुज से एक प्रश्न पूछा गया है, बाकी प्रॉफिट लॉस से एक प्रश्न, बॉडमास से भी 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। एलसीएम एचसीएफ का जो प्रश्न था वो हमने आपको बता दिया, 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से आए थे। एक प्रश्न आपका नंबर सिस्टम से भी आया है, एसआई का एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न आपका सीआई का आया है। लगभग 2 प्रश्न आपके डिस्काउंट से पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न, मेंसुरेशन की 2 प्रश्न और परसेंटेज से 2 प्रश्न। अगर आप मैथ की बात करते हैं तो लगभग 1-2 प्रश्न सबसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर लार्ज पोर्शन की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क को अच्छे से करके जाइए। एसआई सीआई से एक प्रश्न कंफर्म है, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको जो है कोण वगैरह पढ़ लेना है, बेलन वगैरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये सब आपको टॉपिक कवर करके जाने हैं, ठीक है। चलिए, अब रीजनिंग की ओर चलें तो रीजनिंग में डाइस से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 3 प्रश्न आपके डाइस से पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपके नंबर सीरीज से पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में अभी तक 6 लोगों को बिठा रहा था, इस शिफ्ट में 5 लोगों को बिठाया गया, ठीक है। प्रश्न लेकिन एक ही बना है। वहीं मिरर इमेज से 2 प्रश्न, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 4 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोगों ने बताया कि 5 से 6 प्रश्न भी आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग से पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग से वही ट्रायंगल काउंटिंग वाला एक प्रश्न आ रहा है, प्रैक्टिस करके जाइए। अभी हालांकि क्लॉक और कैलेंडर की एंट्री नहीं हुई है, आगे हो सकती है, इसलिए लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहिएगा। हम आपको बता देंगे कब कौन सी चीज़ इंक्लूड हो गई है, ठीक है। बाकी एम्बेडेड फिगर छिपी आकृति से 2 प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस वाले से, यानी कि चिन्हों को परिवर्तन करने वाले से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं कि प्लस को अगर माइनस लिख देते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समीकरण संतुष्ट कीजिए। ऐसे आपके 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज कौन सी
होगी, वहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न और कथन निष्कर्ष से भी आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस इसके बाद में करवाने वाले हैं। जैसे ही ये पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका एसएससी जीडी का भी डेली एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। और उससे पहले आपकी फ्री में तैयारी भी हम करवाने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपके राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर, आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की नोट्स है, फॉर्मूला बुक्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। और राकेश यादव सर की जो फॉर्मूला बुक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 24 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बाकी पुरानी सारी वीडियो वहाँ पर दी गई हैं, 14 नवंबर से अब तक के सारे एग्जाम एनालिसिस आप जाकर के सारे एग्जाम एनालिसिस देकर के जाइए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है लगभग 40% जो प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे प्रश्न हमने तो आपको अपने वीडियो में ही बताए हैं कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।